हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर की। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एवोल्यूशन के बारे में, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज या अदर एनिमल स्पीसीज इवॉल्व हुई विद द टाइम। अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, जैसे हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, यानी कि जैसे अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर हम जाने की बात करते हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंसेस होती है, ठीक है, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इस तरीके से कि एक लाइट ईयर में जितनी दूर तक लाइट अपनी स्पीड से जाएगी, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उस स्पीड से अगर लाइट एक साल में जितनी भी दूर जाएगी उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट कितना 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा यूनिवर्स। और जो बिग बैंग थ्योरी है ये अटेम्प्ट करती है, एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये कहती है कि सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, यानी कि जो अनइमेजिनेबल है जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर पा सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, यानी कि जिससे जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हुआ और जिससे टेम्परेचर क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, और हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम्स लेटर, और इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशंस एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज एंड द प्रेजेंट डे, यानी कि जो भी गैसेस कंडेंस हुई, यानी कि जो कलेक्ट हुई, जो गैसेस अभी एयर के अंदर थी पहले हुई, धीरे धीरे वो क्या हुई, कंडेंस हुई, और कंडेंस होने के बाद जो बॉडीज आपको आज दिखाई देती हैं वो बन गई। ठीक है, ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी का कहना है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर द अर्ली अर्थ। तो अगर हम अर्ली अर्थ की बात करें तो अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 20 बिलियन ईयर्स एगो हमारा जो हुआ था यूनिवर्स बना था, और 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ फॉर्म हुई। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, और स्टार्टिंग में क्या, यहाँ पर कोई भी एनवायरमेंट जैसी चीज नहीं थी अर्ली अर्थ के पास। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस, यानी कि जो भी मोल्टन मास निकलता था अर्थ के अंदर से, उसी से ये गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हुई। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक, एंड लाइटर O2 एस्केप, यानी कि निकलती रही एटमॉस्फेयर के बाहर। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर और CO2 एंड देन एंड अदर्स। ठीक है, ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ओजोन लेयर का तुमने डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया। As it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depressions and form the ocean, यानी कि जो भी पानी बरसा ऊपर से वो सब ने क्या किया, जो भी बड़े बड़े एक तरीके से डिप्रेशंस थे उनको पानी से भर दिया, और यही बाद में किसमें कन्वर्ट होकर, ओशन में कन्वर्ट होकर। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स एगो ऑन द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बाद, यानी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया उसके 500 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे लाइफ का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यहीं पे होता है कॉन्सेप्ट हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो अर्ली जो ग्रीक के फिलोसफर थे, जो थिंकर थे, वो ये मानते थे कि भाई जो लाइफ जो है अर्थ पर स्पोर्स की फॉर्म में आई है। स्पोर्स का मतलब होता है कि जैसे आप ये प्लांट के बीज वगैरह होते हैं, कुछ इस तरीके से आई है, कहाँ से, किसी डिफरेंट प्लांट से। ठीक है, ठीक, और पेंस्पर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर, यानी कि स्टिल स्पर्मिया को बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ऐसा बिलीव करके चलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ द डिकेइंग एंड फ्लोटिंग मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, मट एटसेट्रा, यानी कि कुछ लोग ये भी मानते थे कि भाई देखो लाइफ जो है वो सड़ी गली चीजों से बनी हुई है, जैसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बेसिस पर कहते हैं। अगर हम लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स डेमोंस्ट्रेटेड दैट द लाइफ कम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि इन्होंने बताया कि देखो जो लाइफ है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से लिविंग है उन्हीं से नई लाइफ आ सकती है।
ही शोड दैट प्री स्टेलाइज फ्लास्क लिया उन्होंने, ठीक है, और लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईल, यानी कि जो मरे हुए ईस्ट थे उनसे लाइफ नहीं बनी. वाइल अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम द लिविंग ईस्ट, यानी कि जो किल्ड ईस्ट थे उनसे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए और वो अरोज हुए, यानी कि जिंदा हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था. इसका रीजन क्या था? कुछ उन्होंने ऐसा किया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और यहाँ पर एकदम इस गैस से सारी ऑक्सीजन निकाल दी गई और इसमें कुछ मीट के टुकड़े दिए और रखे और इसको बंद कर दिया और सारी गैस को निकाल दिया इसको गर्म करने के बाद, जिससे वैक्यूम हो जाए अंदर. और ये बहुत टाइम तक रखा रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ. लेकिन उन्होंने देखा कि अगर इस नली को तोड़ दिया जाए और इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो कुछ ही टाइम के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े नजर आने लगे. ठीक, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, जब तक अंदर कोई लिविंग चीज थी नहीं, तब तक उसके अंदर कोई भी नई लाइफ नहीं आई. लेकिन जब हमने उसको ओपन किया तो उसके अंदर जाने के लिए बहुत सारी जो मक्खियां वगैरह जा सकती थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं. दैट्स वाई लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग बन सकते हैं, यानी कि जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी वहीं से क्या होगा, नई एग्जिस्टिंग लाइफ का फॉर्मेशन होगा. ठीक, फिर ओपिनियन ऑफ द रशिया and Haldane of the England proposed that the first form of the life could have come from pre-existing non-living organism molecule, that is RNA, protein, etc. उन्होंने बताया कि देखो भाई, जो सबसे पहले जो लाइफ आई वो आई किन चीजों से? वो आई थी कि इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से. ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय द केमिकल एवोल्यूशन, यानी कि इसमें केमिकल एवोल्यूशन हुआ. फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जब नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सब के सब आपस में जुड़े, हाइड्रोजन वगैरह, तो उन्होंने जो था एक ऑर्गेनिक मैटर बनाया. कहां से? इनऑर्गेनिक से. और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बेस बना लाइफ का. ठीक, अब यूरे ने और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या किया था कि एक अर्थ जैसी, स्टार्टिंग की अर्थ जैसी कंडीशन बनाई, जिसमें उन्होंने हाई टेम्परेचर रखा. वैल्कोनिक स्टॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, वैल्कोनिक स्टॉर्म्स का मतलब होता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो एक वैल्कोनो है, वैल्कोनो में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो ऐसे स्टॉर्म जैसा उन्होंने एनवायरमेंट क्रिएट किया. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग CH4 NH3 जैसी गैसों को रखा. और जब उन्होंने 1953 में SL मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे फ्लास्क को आपस में जोड़ रखा था और इसके अंदर 2 रॉड लगाकर इलेक्ट्रिक स्पार्क किया गया. इलेक्ट्रिक स्पार्क. ठीक, और उन्होंने ही फाइंड आउट इन हिज लैबोरेटरी, फाइंड आउट कि भाई कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा मटेरियल उसके अंदर फॉर्म हो गया. जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये गैसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्पार्क है. ठीक, गैसेस कौन कौन सी थी? ये गैसेस थी. धीरे धीरे यहाँ पे था वाटर आउट, यहाँ तक कंडेंसर जो कि इस चीज को, जो भी यहाँ पे मटेरियल बनेगा उसे ठंडा करेगा. यहाँ से वाटर जाता था, यहाँ से वाटर निकलता था और ये वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह थी जो कलेक्ट हो रही थी. वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिसमें सब ये कंटेन हो रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड. लिक्विड वाटर इन टैप, इस जगह पे बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे पानी को बॉईल किया जा रहा था जिससे गर्म पानी जैसा कंडीशन आ जाए, और यहाँ से वैक्यूम किया गया था, इसको सारी गैस को निकाल दिया गया था. तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार चल रही थी. जो किसने की थी? मिलर ने की थी. एक्सेप्टेंस ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी एविडेंस. तो मिलर ऑब्जर्व दैट सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड्स. उन्होंने देखा कि भाई जो उनके एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके अंदर अमीनो एसिड बना फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स. जो गैसेस ली गई थी कौन कौन सी थी? NH3, CO2, साथ में H2O, और एक गैस और ली थी उन्होंने, वो है तुम्हारी H2. तो ये सब की सब इनऑर्गेनिक गैस थी. तो इनके मिक्सर की वजह से, इनमें स्पार्क वगैरह क्रिएट करने से हमको क्या मिला? या तो अमीनो एसिड मिले साथ में, किससे? वो भी सिंपल
इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, जिससे फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और पिगमेंट्स ऑफ फैट वगैरह बनते हुए उसमें दिखाई दिए। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द मेटेरियोड्स कंटेंट आल्सो रिवील्ड that similar compounds indicating the similar processes are occurring elsewhere in the space। यानी कि इसी तरीके से जो मेटेरियोड्स वगैरह हैं उनकी स्टडी से ये पता चला कि भी स्पेस के अंदर और ऐसी ही प्रोसेस लगातार चल रही है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ could have originated 3 billion years back. There would have been giant molecular RNA, protein and polysaccharides etc. ठीक, these capsules reproduce their molecular perhaps names as coacervates. The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. ठीक, the first cellular life form were probably unicellular, यानी कि इट इज बिलीव कि भी सबसे पहली जो लाइफ होगी वो यूनिसेलुलर होगी। Other life forms were in the water environment, and the theory biogenesis from non-living molecules was accepted majorly, यानी कि इसी को मेजर तौर पर एक्सेप्ट किया गया। अब बात करते हैं एवोल्यूशंस ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एक थ्योरी के तौर पर। तो कन्वेंशनली रिलीजियस लिटरेचर जो होते हैं वो हमको बताते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है 3 कनोटेशंस, जैसे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है स्पीसीज है दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड बाय सच, जैसी बनी हुई हैं पहले से थी ऐसी ही बनाई गई हैं। द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, यानी कि इट इज बिलीव कि भाई जैसा था वैसा ही रहेगा फ्यूचर में भी। ठीक, अर्थ इज अबाउट 4000 years old. It is believed कि भाई अर्थ जो है लगभग 4000 year old है। And challenges to special creation theory में क्या है कि observation made during a sea voyage in the sail ship called HMS Beagles around the world। चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि existing life forms share similarities to varying degrees, यानी कि इनके अंदर similarities होती हैं कुछ डिग्री तक वेरिएशन के साथ। Not only among themselves but also with life forms that millions of years ago। ठीक, जो millions of years ago जो लाइफ थी उसके साथ भी ये सिमिलरिटी शो करता है। Many such life forms exist anymore। There had been extinctions of different life forms in the year gone by, just a form of life arose different period of history of earth। ठीक, there has been gradual evolutions of life forms, यानी कि लगातार कोई ना कोई इसके अंदर क्या हुआ है, विकास होता रहा है। तो पॉपुलेशन हैज बिल्ड इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उन्होंने कुछ बहुत सारी वेरिएशंस की, फिर उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक चेंज आए। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एनेबल टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जैसे क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स, इन चीजों में उसे सर्वाइव करने के लिए उसने हेल्प किया। जो सर्वाइव नहीं कर पाए उस कंडीशन में वो मारे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस कंडीशन को डार्विन ने बताया कि भाई फिटेस्ट जो थे अकॉर्डिंग टू द डार्विन अल्टीमेटली एंड द ओनली लीव्स मोर प्रोजेनी देन द अदर्स, यानी कि इन्हीं के जीने की जो संभावना थी वो सबसे ज्यादा थी और यही जी पाए। अगर हम एविडेंसेस की बात करें, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से बात करें, यानी कि पुरानी जो हमको बॉडीज वगैरह मिले, फॉसिल्स वगैरह मिले, तो fossils are remained of the hard parts of the life forms found in rocks, यानी कि जो rocks वगैरह है वहां पर हमको मिलते हैं। तो different aged rock sediments contains fossils of different forms who probably died during the formation of the particular sediments. They represent the extinct organism dinosaurs। This study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological periods in which they existed। ठीक, फिर इसके बाद study showed that life forms varied over time and certain life forms restricted to certain geological time span, यानी कि कौन सा कितने टाइम पीरियड के लिए कौन सी लाइफ फॉर्म रही उसके बारे में लेयर बाय लेयर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। Hence new lives have arisen different times in the history of the earth। ठीक, all this is called paleontological
एविडेंसेस, यानी कि इनसे क्या मिलते हैं हमें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल सोर्स सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर टुडे एंड दोज एग्जिस्टेड ईयर्स एगो। जैसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें तो जैसे वेल है, बैट है, चीता है और ह्यूमन है, ये सिमिलरिटीज शो करते हैं इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ द फोर लिम्स, यानी कि जो स्टार्टिंग की बोन्स होती हैं उनमें काफी सिमिलरिटीज शो करती हैं। दिस फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं, बट जो अगर हम इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स एंड द फ्लेंजेस in their forelimbs. Hence, these animals, the same structure develops along different direction due to adaptations of their different needs. जो उनकी जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग उसमें डेवलपमेंट हुआ। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, these structures are homologous, इनको बोलते हैं भाई स्ट्रक्चर जो homologous है। तो homology indicates the common ancestors, यानी कि जो तुम्हारे कॉमन पूर्वज हैं उनके बारे में या उनकी तरफ इशारा करते हैं। Let's talk about this. ये टेंड्रिल्स किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें, क्यूकरबिटा के अंदर। और अगर बात करें थोन यानी कि छोटे छोटे जो कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन के अंदर ये पाया जाता है हाथ, ऐसे चीता के अंदर भी सेम फोर लिम्ब होता है, वेल के अंदर भी फोर लिम्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है, बैट के अंदर भी फोर लिम्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लेकिन ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो फंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें ओनोलॉजी ऑफ ऑर्गन प्लांट्स की बात की जा रही है कि इसके अंदर किस तरीके से एनोलॉजी सिमिलरिटीज शो करते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस की, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स, दोनों का काम क्या है, सिमिलर, बट दोनों हैं कैसे, अलाइक, मतलब एक जैसे काम होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं एनाटॉमिकली। तो एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स थ्रू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। तो एनाटॉमिकली उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है और परफॉर्म करते हैं सिमिलर वर्क, ठीक। हेंस एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और ये रिजल्ट है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। आई ऑफ एक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, ठीक, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, एंड स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपको यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बायोकेमिकल एविडेंस की। अगर हम बात करें सिमिलरिटीज की तो सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू द कॉमन एंसेस्टर्स। जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की बात करते हैं एवोल्यूशन के अंदर, तो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने बोला था बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कॉमन टू द ऑल द वर्टिब्रेट्स दोज आर एब्सेंट इन एडल्ट, यानी कि जो चीजें एब्सेंट हो जाती हैं जब एडल्ट होते हैं। तो एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स ह्यूमंस डेवलप्ड ए रो ऑफ वेसिजल गिल्स, यानी कि सबके अंदर एक गिल स्लिट डेवलप होती है जिससे वो पानी के अंदर भी सांस ले पाए, जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल किसमें होती हुई नजर आएंगी, फिश में, लेकिन बाकी सबके अंदर नहीं होगी। लेकिन जब ये एम्ब्रियो डेवलप होता है तब इनका फॉर्मेशन हमेशा होता है। दिस इज डिस्प्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर के द्वारा, जब ये प्रूव कर दी गई, जब उन्होंने स्टडी की। ही नोटेड दैट द एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो पर नहीं आता। फिर बात करते हैं एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो भाई नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोथ पॉपुलेशन जो लंदन में देखी गई थी, मेड इन 1850, क्या हुआ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग्ड मोथ, यानी कि उस टाइम बहुत ज्यादा व्हाइट विंग्ड वाली मोथ हुआ करती थी, ठीक है, ऑन ट्रीज, देन डार्क विंग्ड ऑन मेलेनाइज्ड मोथ, यानी कि जिसकी कंपेयर में डार्क विंग की कंपेयर में। बट जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 1920 में, देयर वर मोर डार्क विंग्ड मोथ इन द सेम एरिया, दैट इज द प्रोपोर्शन वाज रिवर्स्ड, और जिससे क्या हुआ, प्रोपोर्शन पूरा का पूरा रिवर्स हो गया,
ठीक, इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे आप इनको देख रहे हो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो क्या हुआ कि जो उससे स्मोक निकला और जो पोल्यूशन हुआ, ठीक, जिसकी वजह से जो वॉल्स वगैरह थी वो ब्लैक होने लगी। अब जब वो ब्लैक होंगी तो वो क्या कर देंगी, जो वहां पे मोथ, ट्रीज की बार्क वगैरह ब्लैक हुई तो वहां पे जो मोथ बैठे हुए थे, कौन से वाले, ब्लैक वाले, तो वो जो बर्ड्स हैं उनके लिए क्या हो गए, इनविजिबल हो गए, क्योंकि वो उसके अंदर छिप गए। लेकिन जो व्हाइट वाले मोथ हैं, जो व्हाइट वाले मोथ हैं, व्हाइट मोथ, वो क्या हो गए, विजिबल हो गए। तो बर्ड्स ने क्या किया, व्हाइट वाले मोथ का शिकार करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ब्लैक वाले मोथ थे उनकी जो पॉपुलेशन हो गई वो बढ़ गई और व्हाइट वाले की पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मेनली जो रीजन था वो था वहां पे बढ़ता हुआ पोल्यूशन। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। Excess use of herbicides, pesticides has only resulted in selection of resistant varieties in such lesser time scales। यानी कि जो कुछ वैरायटीज होती हैं पेस्टिसाइड की, जब हम कोई केमिकल्स यूज करते हैं उनको किल करने के लिए, तो जो इन केमिकल्स से रेजिस्टेंस होती हैं, स्पीसीज होती हैं, वो तो सरवाइव कर पाएंगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगी, मारी जाएंगी। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स। यानी कि जब हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो ये उनको पर भी अप्लाई होता है कि जो इम्यून होंगे उस चीज से वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो रेस्ट वाले होंगे वो मारे जाएंगे। ठीक, तो ये एवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। Hence resistance organism cell are appeared in the scale of month, years and not centuries। ठीक, तो ये मंथ और ईयर के अंदर भी आपको देखने मिल सकता है। There are examples of evolutions by anthropogenic actions। एवोल्यूशन क्या है, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स, नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। अब बात करते हैं व्हाट इज द एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन्स फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, जो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर उन्होंने स्टडी की और वहां पर एनिमल्स को देखा, डार्विन ऑब्जर्व्ड स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन्स फिंचेस। He realized that there were many varieties of finches in the same island। ठीक, all the varieties he came across evolved on the island itself formed the original seed-eating features। Many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। ठीक, this process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitat, is called the adaptive radiation। उन्होंने क्या बताया कि देखो भाई, बहुत सारी एक ही तरह की बर्ड्स हैं और जो उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर यूज ऑफ जो उनकी चॉइस थी उसके यूज के बेसिस पर। तो जिससे क्या होता था कि जो सीड खाने वाली थी वो सीड खाने वाली थी, कुछ जो वेजिटेशन पे अपने आप को डिपेंड करती थी वो वेजिटेशन की उनकी बीक थोड़ी कमजोर थी, लेकिन जो सीड खाने वाली थी उनकी बीक जो थी बहुत ज्यादा मजबूत थी। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन marsupial की। The number of marsupials each different from others evolved from the ancestor stocks, but all within the Australian island continents। When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolutions। जैसे placental mammals की बात करें, in Australia also exhibit adaptive radiation। ठीक, evolving into variety of such placental mammals, each of which appear to be similar to corresponding marsupial, that is placental wolf and the Tasmanian wolf marsupial। ठीक, ये that is just because of what kind of conditions they are going through। This is marsupial radiation।
अगर हम बात करें इनकी ऑस्ट्रेलिया की, तो बैंडिकूट्स और वॉम्बेट, ठीक, कंगारू है, मार्सुपियल रेट है, बैंडिड एंटीटर है, साथ में टाइगर कैट है, साथ में तस्मानियन वॉल्फ आ गया, और फिर ये शुगर ग्लाइडर आ गया, और फिर आता है मार्सुपियल मोल। ठीक, ये सब के सब क्या है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है मार्सुपियल रेडिएशंस के। एंड देयर इज प्लेसेंटल मैमल्स एंड देयर इज ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैम। अगर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, डार्विन थ्योरी कहती है अबाउट द एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर खुद सेलेक्ट करेगा कौन आगे जाएगा कौन नहीं, यानी कि हु विल बी द फिट विल बी गो फर्दर, और उसकी ही क्या सामने जो है स्पीसीज नजर आएगी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन। तो देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर द गेटिंग सिलेक्टेड एंड इवॉल्व। Some organisms are better adapted to survive and otherwise hostile environment, यानी कि कैसा भी environment हो, अगर तुम उसमें अपने आप को सिलेक्ट कर लोगे या अडॉप्ट कर लोगे तो then you will be survive। तो adaptive ability is inherited, और इसी को क्या किया जाता है, फर्दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट किया जाता है। It has genetic basis, और ये क्या है, जेनेटिक बेसिस होता है। Fitness is the end result of the ability to adopt and get selected by the nature। तो अगर ब्रांचिंग डिसेंट्स की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, तो टू की कॉन्सेप्ट हैं जो कि तुम्हें डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करते हैं लेमार्क थ्योरी की, लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे लेमार्क, उन्होंने बोला कि देखिए एवोल्यूशन जो होता है वो फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि ये क्या होता है, कितना किसी बॉडी पार्ट को आप कितना यूज करेंगे और कितना यूज नहीं करेंगे, उसी बेस पे क्या होता है, इसको सिलेक्शन किया जाता है और वो होता है। ठीक, ही गेव एग्जांपल ऑफ जिराफ। उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो पुराने टाइम में जो जब घास नीचे की सूखने लगी तो जो अफ्रीका के अंदर रहने वाले जिराफ थे, तो वो क्या करते थे कि अपनी नेक उठाकर जो लंबे ट्री थे उनकी पत्तियां खाते थे, ठीक, जिससे उनकी अगली टांगे और उनकी नेक क्या हो गई, लंबी हो गई। ठीक, फिर धीरे धीरे यही करेक्टर क्या हुआ, एक्वायर्ड किया गया, और ये इलोंगेट नेक और सक्सीडिंग जनरेशन में देखने को मिली। तो जिराफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर्ड लॉन्ग नेक्स, और धीरे धीरे वो क्या हुआ, उनकी आगे आने वाली जनरेशन में भी ये लंबी टांगे अगली, और उसी के बेसिस पे अगली टांग के साथ साथ उनकी जो नेक है वो लंबी हुई। ठीक, लेकिन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में बात करें तो ह्यूगो डिवरीज based on his work on evening primrose brought forth the idea of mutation। वो एक आइडिया के साथ आए जिसको बोलते हैं आइडिया ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, एक लार्ज डिफरेंस है अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन। कैसे, हाउ डिवरीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन डिफर फ्रॉम द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज अ म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन, नॉट द माइनर वेराइटीज दैट डार्विन टॉक अबाउट। ठीक, तो जो म्यूटेशन होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज को इवॉल्व करने में हेल्प करता है। तो म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस व्हाइल द डार्विन्स वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, यानी कि ये बताता है कि देखो भाई, किसी भी चीज में म्यूटेशन कभी भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। एवोल्यूशन और डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डिवरीज बिलीव्ड दैट द म्यूटेशन कॉज्ड स्पेशिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशंस, यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, तो तुमको याद रखना है कि भाई जो म्यूटेशन होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता। फिर इसके बाद आते हैं हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि भाई देखो क्या होता है कि गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द एलील्स, एलील्स मतलब जीन्स को, ऑन लोकस। The frequency is supposed to remain fixed and even remains same through the generation, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो सेम रहेगी या फिर बिल्कुल कुछ टाइम तक फिक्स रह सकती है या फिर हमेशा ही सेम रह सकती है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड कि यूजिंग एलिजिबेक इक्वेशन द प्रिंसिपल स्टेट दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
द जीन पूल या जिसको बोलते हैं हम टोटल जीन एंड देयर एलील्स इन पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड अ जेनेटिक इक्वेशन। द सम ऑफ टोटल ऑल एलील्स फ्रीक्वेंसीज इज 1। तो हमने यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस 2pq प्लस q इक्वल टू 1, ये हमने इक्वेशन बना दी जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको देखने मिलेगा बेसिक चीज अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड differs from the expected value, the difference direction indicates the extent of evolution changes। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू डिफरेंट आती है तो वो एवोल्यूशन चेंजेस के बारे में बात करेगा। The disruption in the genetic equilibrium or in changes of the frequency of the alleles in the population would then be interrupted and resulted in evolutions। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 फैक्टर्स दैट नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, दोस वर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, फिर जीन ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस अकर। ठीक है, फिर बात करें अगर जीन फ्लो की तो जीन माइग्रेशन अकर्स मेनी टाइम्स इन टर्म्स ऑफ जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जीन फ्रीक्वेंसी टेक प्लेस बाय चांस, कभी कभार ये हो सकती है। फाउंडर इफेक्ट क्या है, तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर स्पीसीज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। इसी तरीके से स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स मीन कैरेक्टर वैल्यूज। डायरेक्शनल चेंज का मतलब होता है कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, फिर अगर हम डिस्ट्रप्शन की बात करें तो मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू ऑफ बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक, जैसे यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं तो इनको एक बार ध्यान से देख लो। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, अगर हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो 200 मिलियन ईयर्स में तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म हुई थी और वो अपीयर्ड हुई थी अर्थ के ऊपर। द सेलुलर फॉर्म हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स। ठीक, फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सिलेमेंडर्स। ठीक, तो इसके अंदर कौन आता है, कोलेकेंथ। ठीक, एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स एंड रेप्टाइल्स लेज एग व्हिच डू नॉट ड्राई अप इन सन until those of amphibians की बात करें तो जायंट फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, टेरिडोफाइट है और प्रेजेंट बट दे फॉल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा आइकोसोरस, फिर आ जाता है ट्राइनोसोरस रेक्स। ठीक, जो बिगेस्ट डायनासोर रहा है और 65 मिलियन ईयर की से पहले डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। Some of them evolved into birds and first mammals were the squirrels. Their fossils were small sized. The mammals were viviparous. जो mammalians होते हैं वो viviparous होते हैं and protected their unborn young inside the mother's body. ठीक, continent drift caused mammals of the Australia survived because of lack of competition from any other mammals. यानी कि जिसकी वजह से क्या हुआ, lack of competition की वजह से वो सबके सब survive कर गए। यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा सिलूरियंस, फिर डिबोटेनियन, फिर कार्बोनिफोरस, फिर परमीनियम्स, फिर ट्रेसिक, फिर आ गया जोरेसिक, फिर आ गया कैटेसियस, फिर आ गया क्वाटरनरी टर्शरी। ठीक, तो ये हमारा एक एवोल्यूशन को दिखाता है जो नीचे से ऊपर की ओर तुमको चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो प्लांट से प्लांट में जैसे हम मूव करें, ठीक, और हम कैसे आज एंजियोस्पर्म्स तक पहुंच चुके हैं, तो दीज ऑल द थिंग्स आर एवोल्यूशन अप टू डाउन, डाउन टू अप एंड लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली देयर आर द एनिमल्स, तो ये एनिमल्स जो इवॉल्व होकर आज हमको जुरासिक वर्ल्ड, देन क्रेटेशियस, फिर टर्शरी, फिर क्वाटरनरी, और आज हमको ये स्पीसीज मैमल्स की देखने को मिलती है। तो दे शो द एवोल्यूशंस। अगर ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैन के अंदर, तो 15 मिलियन ईयर बिफोर प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपेटिकस और
रेमापिटेशियस वर एक्सटिंक्ट, ठीक, दे वर हेयरी एंड वर्कड लाइक ए गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, ठीक, जिसमें अगर हम बात करते हैं रेमापिटेकस वाज द मोर मैन लाइक while the Dryopithecus जो था was ape like, ठीक। Few fossils of the man like bones have discovered in Ethiopia and Tanzania. 2 million years ago, Australopithecines probably lived in East Africa grasslands. They hunted with the stone weapons and essentially ate fruit. ठीक, the first human like being the hominid and was called Homo habilis, ठीक। ब्रेन कैपेसिटी उसकी 650 से 800 सीसी में थी। दे डिड नॉट ईट मीट्स, ठीक। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा कब हुए थे? 1891 में, रिवील्ड दैट नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो हैड लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी का और प्रोबेबली ईट मीट, और ये बिल्कुल मीट खाते होंगे। फिर बात करते हैं हम निएंडरथैल्स मैंस की, जिनका जो ब्रेन था वो था 1400 सीसी का। lived in East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. They used hide to protect their body or buried their dead. अब बात करते हैं होमो सेपियंस की। तो होमो सेपियंस arose in Africa and moved across continents and developed distinct races. During Ice Age between 75,000 years to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. Their historic caves are developed about 1800 years ago. Agriculture come around 10,000 years back and the human settlement started. And then उन्होंने human settlement को start कर दिया। ये आते हैं ड्रायोपिटेरस जो मंकी लाइक थे या एप लाइक थे, रेमोपिटेरस जो थोड़ा सा मैन लाइक था, कनेक्टेड लिंक बिटवीन एप एंड मैन। फिर ऑस्ट्रेलियोपिटेकस की अगर हम बात करें तो ही वाज लाइक, अगर हम यहीं से बात करते हैं इसकी, तो ये था हमारा थोड़ा कनेक्टिव लिंक था। और इसके बाद होमो इरेक्टस की बात करें तो अर्ली ह्यूमन सेंटर माना जाता है। होमो निएंडरथल की बात करते हैं हम तो ये होता है फोर रनर ऑफ द मैन। एंड देन क्रो-मैग्नन की बात करते हैं फादर ऑफ द मैन। एंड देन वी कम्स टू होमो सेपियंस टडेवीसी, ठीक, जिसको हम आज मॉडर्न मैन की कैटेगरी में रखेंगे। So up to this we end this video. If there is any doubt, this is just a revision video only. तो हमको कुछ वर्ड्स को सिर्फ रिपीट करना था जिससे हमारे दिमाग में वो चीजें क्लियर हो जाए, ठीक। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा पहले से कम दे रखी है, तो कोई ऐसी बात है नहीं जिससे हम किसी चीज पे ज्यादा डिस्कस करें। चैप्टर भी थोड़ा आसान है, बस सिलेक्शन ऑफ रूल्स या कौन सी बुक में लिखा गया है, किसने कौन सी बुक लिखी थी, इसके बारे में नॉर्मली पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटेड ह्यूमंस का जो बोल सकते हैं इंसेंटर कौन है, तो दैट इज होमो निएंडरथल, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लोज है इसमें और इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखती है, ठीक। ये क्रो-मैग्नन्स जो है ये तो अभी का ही है, ठीक, तो इसके साथ हमारी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है और इसकी इन लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।